महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मिलकर महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नासिक में आयोजित जन आक्रोश मार्च में दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने सरकार को एक मजबूत चुनौती दी है। इस मार्च के दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सरकार पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और किसानों की अनदेखी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सिर्फ तस्वीरें लेना काफी नहीं, बल्कि उनकी भावना को अपने खून में उतारना जरूरी है। राउत ने कहा कि नासिक में यह आक्रोश क्रांति का संदेश है, जो पूरे महाराष्ट्र को जगा देगा। नासिक में बढ़ती अपराध दर पर चिंता जताते हुए राउत ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, खुलेआम ड्रग्स बिक रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में 40 हत्याएं हुई हैं। अगर गृहमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है तो उन्हें शासन करने का कोई हक नहीं। राउत ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को भी उजागर करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री, अधिकारी और नगर सेवक इस गंदगी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझती है कि अपराधियों को कौन बचा रहा है। किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए राउत ने कहा कि ये मार्च किसानों के लिए है, जो बिजली, पानी और कर्ज माफी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। इस मार्च का सबसे बड़ा संदेश ये था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों ने मिलकर सरकार को चुनौती देने का फैसला किया है। संजय राउत ने घोषणा की कि अब महाराष्ट्र में हर आंदोलन संयुक्त रूप से होगा और ठाकरे का नाम लेकर ही महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मार्च सिर्फ नासिक नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को जगाने के लिए है। यह जन आक्रोश मार्च सरकार के लिए एक आखिरी चेतावनी है। अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संघ और भाजपा रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच पिछले कुछ समय से रिश्तों में आई खटास की खबरें राजनीतिक गलियारों में छाई हुई थीं। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत न मिलने की एक वजह आरएसएस की अनिच्छा भी थी। इस तनाव की शुरुआत 2024 में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भाजपा को आरएसएस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस बयान से संघ के कान खड़े हो गए थे और रिश्तों में थोड़ी असहजता आ गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान, सच्चा सेवक अहंकार रहित होता है, को भी भाजपा के लिए एक सीधा संदेश माना गया। इस तनाव को खत्म करने और लोगों में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए अब दोनों संगठनों के शीर्ष नेतृत्व ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। रिश्तों में सुधार के संकेत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से ये साफ हो गया है कि वे आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को फिर से सहज बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पहली बार आरएसएस की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों की राष्ट्र सेवा आरएसएस का गौरवशाली अध्याय है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। इसके बाद उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर भी उनकी जमकर तारीफ की। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह ने भी कई मौकों पर आरएसएस से अपने जुड़ाव को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरएसएस से जुड़ा होना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। उन्होंने खुद को स्वयंसेवक बताते हुए कहा कि जब तक भारत महान नहीं बन जाता, तब तक उन्हें विश्राम का अधिकार नहीं है। इन बयानों से साफ है कि भाजपा अपने वैचारिक मूल संगठन से दूरी की अटकलों को खत्म करना चाहती है। विश्लेषकों का मानना है कि ये टिप्पणियां कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने के लिए हैं कि दोनों संगठन एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि एक संघ नेता ने कहा, परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन व्यक्ति सुई है और विचारधारा धागा। धागे के बिना सुई कपड़े में सिर्फ छेद ही करेगी। ये दिखाता है कि भाजपा और आरएसएस के रिश्ते में थोड़ी तल्खी जरूर आई थी, लेकिन दोनों संगठन अब मिलकर काम करने के लिए फिर से तैयार हैं। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर अपने दफ्तर में बैठे थे। सामने टेबल पर अमेरिका से आया एक पत्र रखा था। पत्र की भाषा भले ही औपचारिक थी, लेकिन उसका संदेश सीधा और कड़ा था। अमेरिका ने फिर से भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया था। इनका ये खेल अब बहुत हो गया, जयशंकर ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर नहीं रख सकते। अगले ही दिन वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री के दफ्तर में हलचल मची थी। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक आदेश आ चुका था, भारत से आने वाले सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैक्स। ये टैक्स भारत को सबक सिखाने के लिए था, ताकि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब देखेंगे भारत क्या करता है, मेरा दबाव काम करेगा। लेकिन भारत की रणनीति अलग थी। अमेरिका के दबाव और नए टैक्स के बावजूद अगस्त में भारत ने जुलाई से भी ज्यादा तेल रूस से खरीदा। 2.9 बिलियन यूरो का ये आयात अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा।
जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी के दबाव में नहीं आए हैं और ना आएंगे। हमारे लिए हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। चीन भी इस खेल में पीछे नहीं था। हालांकि उसने जुलाई के मुकाबले अगस्त में थोड़ा कम तेल खरीदा, लेकिन वो अभी भी रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा था। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भी बात की और उन्हें भारत और चीन पर 100% तक का टैक्स लगाने के लिए उकसाया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अपने हित थे। वे समझ रहे थे कि इस तरह की व्यापारिक लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे थे। रूस से केवल तेल ही नहीं, बल्कि कोयला और अन्य उत्पाद भी खरीदे जा रहे थे। भारत ने कुल 3.6 बिलियन यूरो का जीवाश्म ईंधन खरीदा, जिसमें 510 मिलियन यूरो का कोयला भी शामिल था। इस व्यापार ने भारत को रूस के जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना दिया। अमेरिका की व्यापारिक रणनीति काम नहीं कर रही थी। भारत ने दिखा दिया था कि वो अपनी राह पर चलेगा, भले ही उस राह में अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का विरोध ही क्यों न हो। ये कहानी केवल तेल के आयात की नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के उदय की थी। क्या आपको लगता है कि भारत की ये नीति सही थी?